हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसे शॉर्ट में बीए के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था, उसके अंदर कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया के अंदर हम भर्ती किसे कहते हैं और भर्ती के प्राप्ति स्थान कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत बड़े उद्योगपति के अनुसार अच्छा, अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वास पात्र कर्मचारी इकाई की संपत्ति माना जाता है। यानी उनका मानना है कि अनुभवी कर्मचारी, कल्पनाशील और विश्वास पात्र कर्मचारी सही मायने में इकाई की संपत्ति मानी जाते हैं। इकाई की प्रारंभ से कर्मचारियों की भर्ती का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदारी को छोड़कर तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में भर्ती करनी चाहिए, जिसे हम वैज्ञानिक भर्ती भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है वैज्ञानिक भर्ती अर्थात क्या। तो हम याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदारी को छोड़कर तटस्थ रूप से योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में भर्ती करना, उसे कहेंगे वैज्ञानिक भर्ती। अब हम भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सतत चलती रहती है। जब नई इकाई की स्थापना होती है ये तो भी हमें भर्ती करनी पड़ती है। चालू इकाई का विकास करना हो तो भी हमें भर्ती करनी पड़ती है। अगर कोई कर्मचारी इकाई में से त्यागपत्र दे देता है तो भी हमें नए कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है। या तो फिर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या तो कर्मचारी निवृत्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी हमें कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है। तो ये हो गया भर्ती के कारण। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे देवे, मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों की वजह से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। अब हम भर्ती का अर्थ देखने वाले हैं। सबसे पहले सामान्य अर्थ में भर्ती की बात करें तो सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। रिपीट करते हैं, भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। हम विशाल अर्थ में अगर भर्ती के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें तो भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। दोस्तों रिपीट करते हैं, विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब हम बात करने वाले हैं भर्ती के प्राप्ति स्थानों की। तो दोस्तों भर्ती के 2 प्राप्ति स्थान हैं, आंतरिक प्राप्ति स्थान और बाह्य प्राप्ति स्थान। तो हम सबसे पहले आंतरिक प्राप्ति स्थान के नाम जानने का प्रयत्न करेंगे। पदोन्नति देकर भी हम भर्ती कर सकते हैं। दूसरा है स्थानांतरण देकर,
तीसरा है कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर। चौथा है पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर। पांचवा है पदोन्नति के साथ स्थानांतरण के द्वारा। और छठा है प्रतीक्षा सूची। हमने ये जो बात की वो है भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थान। अब हम बात करते हैं भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थानों की। पहला है विज्ञापन के द्वारा, दूसरा है रोजगार विनिमय कार्यालय के द्वारा, तीसरा है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, चौथा है मजदूर संघों के द्वारा, पांचवा है ठेकेदार के द्वारा, छठा है दरवाजे पर भर्ती और सातवां है आधुनिक पद्धति। अब हम दोस्तों भर्ती के जो प्राप्ति स्थान हैं उन प्राप्ति स्थानों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थानों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। भर्ती का पहला जो आंतरिक प्राप्ति स्थान है जिसका नाम है पदोन्नति के द्वारा। पदोन्नति को अंग्रेजी में प्रमोशन कहा जाता है। जब इकाई के अंदर कोई नया पद बनता है या तो कोई रिक्त पद होता है तब संचालक को अपने वर्तमान कर्मचारियों के काम, चतुराई, विश्वास और वफादारी जैसे गुणों का मूल्यांकन कर उसके आधार पर उसे पदोन्नति देनी पड़ती है। अपने ही कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त करने से कर्मचारी का कार्य उत्साह बढ़ता है और कर्मचारी की वफादारी में भी बढ़ोतरी होती है। पदोन्नति की वजह से कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती है, पद में वृद्धि होती है, अधिकार और दायित्व में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने बात की आंतरिक प्राप्ति स्थान की। यहाँ पे हमें जो इकाई के अंदर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उन्हीं कर्मचारियों में से किसी कर्मचारियों को हमें प्रमोट करना है, उनको प्रमोशन देना है। और ऐसा हम कर्मचारी की जो चतुराई होती है, कर्मचारी की जो वफादारी होती है, कर्मचारी का जो काम करने का तरीका होता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम उसको पदोन्नति दे सकते हैं। और इसके लिए या तो इकाई के अंदर कोई पद खाली होना चाहिए या तो कोई नए पद का निर्माण होना चाहिए। तब हम इकाई के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों में से ही किसी सही कर्मचारी को हम प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट कर उस जगह को हम भर सकते हैं। प्रमोशन की वजह से कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, उसकी पोस्ट भी बढ़ती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो राइट्स होते हैं उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दूसरा जो आंतरिक प्राप्ति स्थान है जिसका नाम है स्थानांतरण, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। इकाई के एक विभाग में कर्मचारियों की कमी करनी हो तो ऐसी परिस्थिति में इकाई के अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हो तब हम जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ से हम कर्मचारियों को, जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या में कमी है या तो कम है, वहाँ पे हम कर्मचारियों को शिफ्ट कर सकते हैं या तो कर्मचारियों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक विभाग के अंदर कर्मचारियों की जो कमी है या कर्मचारियों की संख्या कम है वहाँ पे हम भर्ती कर सकते हैं। तो ये हो गया स्थानांतरण। दोस्तों याद रखना है, इकाई के कोई एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो या तो वहाँ कर्मचारियों की संख्या कम हो, ऐसी परिस्थिति में इकाई के कोई अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर कर्मचारी है तो हम उस विभाग से कर्मचारियों की योग्यता को ध्यान में रखकर जिस विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है वहाँ पे उनका स्थानांतरण कर कर्मचारियों की कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया स्थानांतरण का टॉपिक। अब हम आगे बात करेंगे कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर। इकाई में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति के लिए वर्तमान कर्मचारी को सूचना दी जाती है।
कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इकाई के अंदर कोई जगह खाली होती है और उस जगह को भरने के लिए इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि वे योग्यता वाले अपने जो भी सगे होते हैं या तो अपने जो भी मित्र होते हैं उनकी वो सिफारिश कर सकते हैं। और कर्मचारियों के जो भी मित्र होते हैं या जो भी सगे होते हैं उनके पास से आवेदन पत्र प्राप्त करवाए जाते हैं। हमारी भाषा में एप्लीकेशन उनसे करवाई जाती है, उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करवाए जाते हैं और उसके आधार पर भर्ती की जाती है। कर्मचारी के सगे या मित्रों की भर्ती के अंदर कर्मचारी को सहभागी होने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के अंदर उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, साथ साथ में वे गौरव भी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्मचारी के मित्र या सगे संबंधी। मान लीजिए इकाई के अंदर कोई जगह खाली हो तो ऐसी परिस्थिति में उस जगह को भरने के लिए इकाई में काम करने वाले कर्मचारी को सूचना दी जाती है कि वे अपने योग्यता वाले जो भी अपने सगे हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी मित्र हैं, उनकी वो सिफारिश करें, उनके पास से आवेदन पत्र प्राप्त करवाए और उसके आधार पर भर्ती की जाती है। कर्मचारी के जो भी मित्र होते हैं, जो भी सगे होते हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया के अंदर कर्मचारी को सहभागी होने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से कर्मचारी का उत्साह बढ़ता है, कर्मचारी के जोश में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ में कर्मचारी गौरव महसूस करते हैं। आगे का मुद्दा है पूर्व निकाले गए कर्मचारी को वापस बुलाकर, यानी जो कर्मचारियों को पहले इकाई में से निकाला गया हो, ऐसे कर्मचारियों को वापस बुलाकर भी हम भर्ती कर सकते हैं। अब हम इसे समझते हैं। भूतकाल में जो कर्मचारी इकाई में काम करते हो, उनको किसी कारणवश निकलना पड़ा हो या तो कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई दूसरी इकाई में चला गया हो, तो उनके पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो कार्यदक्षता है, उसका लाभ लेने के लिए संचालक ऐसे पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर भी भर्ती कर सकते हैं। ऐसे पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाने से उनके पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो टेक्निक है, जो नॉलेज है, जो कुशलता है, उसका लाभ इकाई को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार हम इकाई के अंदर पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर हम कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। इसके बाद का मुद्दा है पदोन्नति के साथ स्थानांतरण देकर। तो यहाँ पे कर्मचारी को प्रमोशन तो दिया जाता है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी दी जाती है। तो पदोन्नति के साथ स्थानांतरण देकर भी कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। इसे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। इकाई में वर्तमान कर्मचारी को संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलने वाली इकाई में कर्मचारी की जो कार्यक्षमता है, जो अनुभव है, उसको ध्यान में रखकर उसे पदोन्नति के साथ स्थानांतरण दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि कर्मचारी के पास जो भी कार्यक्षमता है, जो भी तजुर्बा है, उसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी दिया जाता है। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। मनपसंद शहर या गांव के पास कर्मचारी को पदोन्नति के साथ स्थानांतरण दिया जाता है। तो कोई कर्मचारी, मान लीजिए कि कर्मचारी का जो गांव है या कर्मचारी का जो मनपसंद शहर है, उसके पास कर्मचारी को प्रमोशन दे दिया जाता है और प्रमोशन के साथ साथ उसे ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कर्मचारी को पदोन्नति के साथ स्थानांतरण देने से कर्मचारी का कार्य करने का उत्साह बढ़ता है और उसके जोश में भी हमें वृद्धि देखने को
मिलती है। तो इस प्रकार पदोन्नति के साथ स्थानांतरण देकर भी कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। हमारा आगे का जो मुद्दा है जिसका नाम है प्रतीक्षा सूची, जिसे अंग्रेजी में वेटिंग लिस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रतीक्षा सूची इसे कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवारों को चुनकर आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती कर शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं प्रतीक्षा सूची, जिसे अंग्रेजी में वेटिंग लिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं। भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवारों को चुनकर आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती कर बाकी शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसे प्रतीक्षा सूची कहा जाता है, जिसे वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। प्रतीक्षा सूची का उपयोग भविष्य में जो भर्ती होती है उस भर्ती के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से फिर से पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोहराना पड़ता नहीं है। प्रतीक्षा सूची की वजह से किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार के क्रम के अनुसार हम भर्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब कि प्रतीक्षा सूची का उपयोग करने से भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता नहीं है। तो दोस्तों हमने भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थानों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थानों के बारे में। भर्ती का जो बाह्य प्राप्ति स्थानों की बात करें तो पहला जो प्राप्ति स्थान है जिसका नाम है विज्ञापन के द्वारा। हम विज्ञापन के द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। प्रभावशाली ढंग से भर्ती करने के लिए सबसे श्रेष्ठ पद्धति अगर कोई हो तो वो है विज्ञापन। विज्ञापन के द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। हम समाचार पत्र में भी विज्ञापन दे सकते हैं, व्यावसायिक पत्रिकाओं में भी हम विज्ञापन दे सकते हैं, या तो विशिष्ट व्यवसाय के जो सामयिक होते हैं उसमें भी विज्ञापन हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विज्ञापन देकर हम उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मंगवा सकते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, इंटरनेट और वेबसाइट पर विज्ञापन देकर भी हम उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूर दूर के स्थानों से अधिक संख्या में हम आवेदन मंगवा सकते हैं, जिसकी वजह से योग्य कर्मचारी का चुनाव किया जा सकता है। तो वर्तमान समय के अंदर विज्ञापन के द्वारा हम भर्ती कर सकते हैं। विज्ञापन यह प्रभावशाली भर्ती का सबसे श्रेष्ठ तरीका माना जा सकता है। समाचार पत्र में, व्यावसायिक पत्रिकाओं में, व्यवसाय के सामयिक में विज्ञापन देकर हम आवेदन पत्र मंगवा सकते हैं। टेलीविज़न में हम ऑनलाइन विज्ञापन दे सकते हैं, इंटरनेट में विज्ञापन दे सकते हैं, या तो वेबसाइट में भी विज्ञापन देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की वजह से दूर दूर के स्थानों से अधिक संख्या में हम आवेदन पत्र मंगवा सकते हैं, और उसमें से जो सही कर्मचारी होते हैं उन सही कर्मचारियों का चुनाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार विज्ञापन के द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। दोस्तों हम दूसरे मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राप्ति स्थान का जो दूसरा मुद्दा है जिसका नाम है रोजगार विनिमय कार्यालय के द्वारा। रोजगार विनिमय कार्यालय के द्वारा भी कर्मचारियों की हम भर्ती कर सकते हैं। सरकारी और निजी रोजगार विनिमय संस्थाएं नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों की नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कुशलता जैसी बातों को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार करती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो भी सरकारी रोजगार विनिमय संस्थाएं होती है या तो जो भी निजी रोजगार विनिमय संस्थाएं होती है, तो ये रोजगार विनिमय संस्थाएं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं ऐसे लोगों की उनका नाम, उनका पता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका अनुभव, उनकी कुशलता आदि बातों को ध्यान में रखकर
उनकी एक लिस्ट तैयार करती है, उनकी एक सूची तैयार करती है। जिन इकाइयों को ऐसे रोजगार विनिमय संस्थाओं की ज़रूरत होती है तो वे इकाइयाँ ऐसी विनिमय संस्थाओं के पास से उनकी सेवा मांगती है, और उसकी वजह से ये रोजगार विनिमय संस्थाएं उनको आवश्यक योग्यता वाले जो उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों की सूची भेज दी जाती है। रोजगार विनिमय संस्थाओं के द्वारा इकाइयों को जो आवश्यक उम्मीदवारों की सूची प्रदान की जाती है उसके आधार पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रोजगार विनिमय कार्यालय के द्वारा भी हम कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे भी याद रखना है कि चाहे आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, चाहे आप निजी रोजगार पाना चाहते हो, तो जो भी रोजगार विनिमय संस्थाएं होती है वो रोजगार विनिमय संस्थाएं जो लोग नौकरी की तलाश में, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है, जिसके अंदर उनका नाम, उनका पता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका अनुभव, उनकी कुशलता आदि बातों का उसमें विवरण दर्शाया जाता है। जिन इकाइयों को रोजगार विनिमय संस्थाओं की सेवा की ज़रूरत होती है वो इकाइयाँ उनकी सेवा लेने का प्रयत्न करती है। रोजगार विनिमय संस्थाओं के द्वारा इकाइयों को योग्यता वाले उम्मीदवारों की एक लिस्ट या एक सूची भेजी जाती है, और उसी सूची के आधार पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करके भर्ती की जाती है। अब हम थोड़ा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भर्ती का जो बाह्य प्राप्ति स्थान है उसमें तीसरा नंबर है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा। शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा भी भर्ती की जा सकती है। वर्तमान समय में बहुत सी इकाइयाँ शैक्षणिक संस्थाओं की पद्धति से भर्ती करती है। व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संपर्क करके उनमें से तैयार होने वाले विद्यार्थियों की सीधी भर्ती करने का काम करती है। इकाई को जिस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उस संबंध में कॉलेज के कैंपस के अंदर प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था की जाती है, और प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था कर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या तो फिर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM और IIT जैसी संस्थाएं हर साल ऐसे भर्ती मेलों का आयोजन करती है। तो दोस्तों में याद रखना है कि जो भी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाएं होती है वे सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहकर उसमें से तैयार होने वाले जो भी छात्र होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनकी सीधी भर्ती करने का काम करती है। इसलिए इकाई के अंदर किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, किस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की ज़रूरत है, उसके बारे में वे कॉलेज के कैंपस में ही इंटरव्यू की व्यवस्था करती है, और इंटरव्यू की व्यवस्था कर कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करती है। हमारे देश के अंदर जो IIM है और जो भी IIT जैसे संस्थाएं हैं वो संस्थाएं हर साल ऐसे भर्ती मेलों का आयोजन करती है। तो इस प्रकार से हम शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे का जो मुद्दा है उसके बारे में देखने वाले हैं। मजदूर संघों के द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। मजदूर संघ इकाई के श्रमिकों का लेखा करते रहते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो भी लेबर यूनियन होते हैं, जो भी मजदूर संघ होते हैं, वो इकाई में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। कभी इकाई के अंदर काम कम होने की वजह से या तो अन्य कारणों की वजह से श्रमिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन जब काम में बढ़ोतरी होती है तो काम में बढ़ोतरी होने की वजह से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों की भर्ती की जाती है, जैसे कपड़ा उद्योग हुआ, खान उद्योग हुआ इत्यादि। तो इस प्रकार से मजदूर संघ के द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। आगे का मुद्दा है
ठेकेदार के द्वारा भर्ती, जैसे हम अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। तो ठेकेदार के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसकी अगर हम बात करें तो जो भी ठेकेदार होते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, यह ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व स्वीकार करते हैं। यानी कि हम बात कहें तो ये कॉन्ट्रैक्टर एक प्रकार के सप्लायर होते हैं, यानी वो जो भी लेबर होते, जो भी मजदूर होते हैं, उनकी पूर्ति करने का काम, उनका सप्लाई करने का वो काम करते हैं। वे व्यावसायिक इकाई और ठेकेदारों के मध्य श्रमिकों की पूर्ति करने का अनुबंध होता है। तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति के अंदर व्यावसायिक इकाई और ठेकेदारों के बीच में श्रमिकों की पूर्ति करने का एक करार किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इकाई के अंदर जिस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की कुशलता वाले मजदूरों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति करने का काम इन ठेकेदारों का होता है। और इसीलिए ठेकेदार अलग अलग काम करने वाले श्रमिकों के संपर्क में रहते हैं। इकाई को जब जिस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार के श्रमिक ये ठेकेदार उचित दर पर उनको पूर्ति करने का काम करते हैं। जैसे कि निर्माण कार्य का उद्योग हुआ, खान का उद्योग हुआ, चाय के बागान हुए, तो उन सभी जगह पे ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों की पूर्ति की जाती है। लेकिन इस पद्धति के अंदर श्रमिकों का शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। सामान्य रूप से जब आपको अकुशल श्रमिकों की पूर्ति करनी हो, यानी कि जिनमें कुशलता नहीं है, ऐसे श्रमिकों की पूर्ति करनी हो, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भर्ती की जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि ये जो ठेकेदार है, यह एक प्रकार के लेबर सप्लायर है, जो व्यावसायिक इकाई और ठेकेदार के बीच में श्रमिकों की पूर्ति करने का एक कॉन्ट्रैक्ट या तो कोई करार किया जाता है। ठेकेदार को, इकाई को जिस प्रकार के श्रमिक चाहिए, जिस प्रकार के मजदूर चाहिए, उनकी वो पूर्ति करने का काम करते हैं। इसीलिए ठेकेदार अलग अलग काम करने वाले जो भी मजदूर होते हैं उनके संपर्क में, उनके टच में रहते हैं। इकाई को जब भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ठेकेदार उनको उचित दर पर, उचित कमीशन पर उनकी पूर्ति करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रमिकों का आर्थिक रूप से शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। व्यावसायिक इकाई के जो भी मालिक होते हैं उनके पास से अधिक मात्रा में वेतन लिया जाता है और कर्मचारियों को या श्रमिकों को बहुत ही कम मात्रा में वेतन दिया जाता है। इस प्रकार से श्रमिकों का शोषण किया जाता है। आगे का मुद्दा है दरवाजे पे भर्ती। दरवाजे पे भर्ती किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो दरवाजे पर भर्ती की बात करें, इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी दर्शाता बोर्ड रखकर कर्मचारियों को प्राप्त किया जाता है, जैसे दरवाजे पर भर्ती कहते हैं। खास रूप से दैनिक कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए यह पद्धति बहुत ही अनुकूल है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी इकाई होती है, कोई भी कंपनी होती है, तो उनके दरवाजे पे कहीं कहीं बार नोटिस लगाई होती है कि हमें हेल्पर की ज़रूरत है, हमें ये लड़कों की ज़रूरत है, हमें वेल्डर की ज़रूरत है, हमें फिटर की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब कि कोई भी इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी दर्शाता हुआ बोर्ड रखकर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, जैसे दरवाजे पर भर्ती कहा जाता है। अगर आप दैनिक डेली वेजेस के लिए सबसे श्रेष्ठ पद्धति ये मानी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं आधुनिक पद्धति की। वर्तमान समय के अंदर कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए आधुनिक पद्धति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इंटरनेट के उपयोग के द्वारा हम कर्मचारियों को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग जो भी एजेंसियां होती है, वो एजेंसियां अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करती है, उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है।
इकाई के अंदर जब भी जगह होती है तब ये एजेंसियाँ या तो फिर इकाई उसका उपयोग करती है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, परीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, रिज़ल्ट की जो प्रोसेस होती है वो भी ऑनलाइन होती है, और आखिर में जो अपॉइंटमेंट दी जाती वो भी ऑनलाइन होती है। तो कहने का मतलब कि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इस पद्धति के अंदर जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट्स है, वो कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए, इंटरनेट का जानकार होना चाहिए, तभी इस आधुनिक पद्धति का वो उपयोग कर सकता है। कुशल कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए आधुनिक पद्धति सबसे श्रेष्ठ मानी जा सकती है। तो दोस्तों, हमने आधुनिक पद्धति के अंदर देखा कि वर्तमान समय के अंदर आधुनिक पद्धति के द्वारा कर्मचारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो भी अलग अलग एजेंसियां होती है, वो एजेंसियां अपनी वेबसाइट पर ऐसे संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करती है। इकाई के अंदर जब भी जगह होती है तब ये एजेंसियां इन सूची का उपयोग करती है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जो भी आवेदन किए जाते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, जो भी परीक्षा ली जाती है वो भी ऑनलाइन होती है, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, और जो भी आई थिंक नियुक्ति की प्रक्रिया होती है अपॉइंटमेंट की वो भी ऑनलाइन होती है। यानी कहने का मतलब कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, वो कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए, इंटरनेट का जानकार होना चाहिए, तभी उसे आधुनिक पद्धति का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, हमने आज के वीडियो के अंदर भर्ती किसे कहते हैं उसके बारे में देखा, वैज्ञानिक भर्ती किसे कहते हैं उसके बारे में देखा, भर्ती की हमें कब ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में देखा। इसके अलावा भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थान और भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थान उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे परीक्षा के अंदर कई कबार 5 नंबर में सवाल भी पूछा जाता है कि भर्ती के आंतरिक और बाह्य प्राप्ति स्थान सविस्तार समझाइए, तो उसमें भी आपको ये मुद्दा काम में आएगा। तो परीक्षा के अंदर कहीं कबार 3 नंबर में भी पूछा जाता है, भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थान समझाइए, तो उसमें भी काम आएगा। या तो फिर परीक्षा के अंदर केवल 3 नंबर में पूछा जाता है, भर्ती के आंतरिक और बाह्य प्राप्ति स्थानों के नाम लिखिए, तो भी आपको ये पूरा टॉपिक परीक्षा में या एग्ज़ाम में काम आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक, जिसका उद्देश्य केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे प्रयत्न कीजिए। हमारे द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का ये छोटा सा प्रयत्न है, उसे आप सफल बनाने का प्रयत्न कीजिए। आगे के वीडियोस के अंदर हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबका सुनने के लिए धन्यवाद। अस्तु।